ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है क्रांतिकारी पत्रकार और स्वाधीनता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी के व्यक्तित्व और कृतित्व के कुछ प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विशेष रूपक रहनुमाए इत्तेहाद गणेश शंकर विद्यार्थी। आलेख अमित राजपूत। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। महाभारत मानव इतिहास का सबसे नरसंहारक युद्ध। इस महायुद्ध में एक से बढ़कर एक बलशालियों की गाथाएं हैं, परंतु वीर केवल एक, वीर अभिमन्यु, धर्मयुद्ध का सबसे गर्म लड़ाका। तुम इस चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गए हो पार्थपुत्र, परंतु हमारे जाल से कैसे बाहर निकलोगे अभिमन्यु? मुझे मां सुभद्रा के कोख की सौगंध है। क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म कहता है कि सांस की अंतिम पुलक तक रणभूमि में डटे रहो। और तुम सब निहत्थे पर वार करते हो। योद्धा हो तो द्वंद्व युद्ध करो, द्वंद्व युद्ध। इतिहास खुद को दोहराता है। अरे रुको भाई रुको, इन्हें मत मारो, ये तो अपने गणेश जी है भाई। रुकिए, रुको। अरे क्यों घसीटते हो? अगर मेरे मरने से ही इन लोगों के हृदय की प्यास बुझती है तो अच्छा है कि मैं यही कर्तव्य पालन करते हुए आत्मसमर्पण कर दूं। अरे रुको भाई रुको, ये तो अपने गणेश जी हैं। गणेश जी गए जहन्नम में। मारो इन्हें, मारो। राष्ट्र प्रेम राजीव दिवाकर, राष्ट्रद्रोह मन से त्रिपुरार, फतेहपुर रवि अस्त हुआ यूं, गिरा देश पर वज्र प्रहार। भारत की स्वाधीनता भारतीयों का अधिकार है। इसे पाना गुलाम भारत के हर बाशिंदे का धर्म, और इस हेतु लड़ा गया हर छोटा बड़ा युद्ध हमारा धर्म युद्ध। इसी सोच को लिए शहर फतेहपुर का रणबांकुरा विद्वान गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर की सकरी चौबेगोला की गली में आजादी के धर्म युद्ध में फंस गया। ठीक वैसे ही जैसे महाभारत के युद्ध में वीर अभिमन्यु एकदम निहत्था, अपने ही प्रियवरों से घिरा हुआ, जो उनके ही खून के प्यासे जा बने। इत्तेहाद के दुश्मनों का ये दंश कथाओं को काला कर गया। गणेश शंकर विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विश्लेषण उस तसल्ली से किया नहीं गया जिस तसल्ली से किया जाना चाहिए था। इतिहासकार डॉक्टर आनंद वर्धन। जितना कि लोगों की उनके बारे में अब तक समझ है, उससे कहीं ज्यादा उन्हें आजादी का अभिमन्यु कहना एकदम सटीक होगा। गणेश जी इकलौते थे जिनकी नरम गरम दोनों पालियों में पैठ थी, स्वीकृति थी। वे जितने बड़े विद्वान थे उतने ही बड़े एक्टिविस्ट और योद्धा भी थे, एकदम से निडर। साल 1890 गुलाम भारत का संयुक्त प्रांत, इसके इलाहाबाद कमिश्नरी का जनपद फतेहपुर, इसकी तहसील खागा के परगना हथगाम में लगभग 370 ढेरियों में से एक बाबू जय नारायण श्रीवास्तव के घर उनकी पत्नी गोमती देवी के गर्भ में पल रहा था अंतर्वेद प्रवर, जिसे दुनिया ने गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से जाना।
गांव हथगाम के वरिष्ठ नागरिक पंडित देव कुमार दीक्षित। बाबू जय नारायण नौकरी चाकरी में बाहर ही रहते रहे तो कौन ध्यान धरी उनके दुल्हन का। तो जब गणेश की अम्मा पेश हुई तो पने माई के इलाहाबाद चली गए। वहीं पैदा हुए विद्यार्थी, फिर उलांग भये तो लौटे सब। फिर तो यहीं खेले कूदे पढ़े लिखे। बाद में के बापा ग्वालियर लेके चले गए। बीच में गांव घर तो आते जाते ही रहे। ताऊ में गणेश जी का फतेहपुर से बराबर ताल्लुकात बना रहा। बहरहाल बाल गणेश ने अध्ययन, यात्राओं और दुनियादारी को समझते हुए अपने जीवन के 2 दशक कब पार कर लिए पता ही न चला। महज 21 बरस की उम्र साल 1911 में गणेश ने पहली बार औपचारिक ढंग से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और उनका ठाव बना इलाहाबाद में बाबू चिंतामणि घोष का प्रतिष्ठित इंडियन प्रेस। यहां से निकलने वाली साहित्यिक पत्रिका सरस्वती के प्रकाशक और इंडियन प्रेस के मौजूदा कर्ता धर्ता बाबू चिंतामणि घोष के वंशज पत्रकार अरिंदम घोष। उनकी कर्मठता एवं निष्ठा को देखकर सरस्वती के तब के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाबू चिंतामणि घोष से अनुरोध किया उनको सह संपादक बना दिया जाए। लगभग 1.5 वर्ष तक गणेश जी सरस्वती के साथ जुड़े थे। उसके बाद वो कर्मयोगी एवं अभ्युदय के साथ जुड़े और फिर 1913 में कानपुर में अपने संपादन में प्रताप नाम की पत्रिका को निकाला। इलाहाबाद में विद्यार्थी ने साहित्य के मर्म को शीघ्र ही समझ लिया। अब राष्ट्र को इनके प्रताप के परिणत होने का इंतजार सा था। शायद यही कारण रहा हो कि अब इन्होंने साहित्यिक पत्रिकाओं में मन न रमाकर तीखे और राजनैतिक तासीर वाले पत्र का संपादन करने का मन बनाया। इसके लिए ये कानपुर चले आए और यहाँ 18 पृष्ठों वाला एक साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू कर दिया। नाम धरा प्रताप। हिंदी साहित्य सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष पंडित बद्री नारायण तिवारी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियाँ, जिनको गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नरपस न्याय और मृतक समान है। गणेश जी का लिखा हुआ पहला संपादकीय इसमें छपा था, जिसे आदि सदी तक मूल्य परक हिंदी पत्रकारिता के अमूल्य अभिलेख का गौरव प्राप्त रहा। हिंदू मुस्लिम एकता के जबरदस्त हामी विद्यार्थी ने देश को प्रताप के मार्फत पत्रकारिता के नए आयाम और नियमों से परिचित कराया। वास्तव में उन्होंने ही अखबार नवीसी का सच्चा नाता अदब से जोड़ा। इनकी ही बदौलत देश को गुलामी से निजात दिलाने के लिए उस दौर के नौजवानों ने अखबारों और पत्रिकाओं से क्रांति पैदा की। इसी दौर में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका छोड़कर सदा के लिए भारत आए, तो उन्हें पहले आंदोलन का मंच विद्यार्थी और उनके प्रताप ने ही दिया। नवीन जी, जरा देखिए तो गांधी जी प्लेटफॉर्म पर कहाँ हैं? विद्यार्थी जी, वो देखिए, वो रहे गांधी जी। आइए चलते हैं। प्रणाम गांधी जी। प्रणाम बाबू। आप लोगों से पिछले साल लखनऊ में वादा किया था, कानपुर आऊंगा। आपका पत्र मिला तो चला आया। आप लोग प्रताप बहुत अच्छा निकालते हैं। आप जैसे नौजवानों से हमें उम्मीद है कि देश को एक दिन आजादी जरूर मिलेगी। धन्यवाद बाबू। हमने चंपारण के नील्हों की रिपोर्ट भी छापी है। हाँ, मैंने पढ़ी है। राजकुमार शुक्ल ने भी मुझे बताया। मैं अब चंपारण जाऊंगा, खुद अपनी आंखों से देखूंगा। मैं चंपारण आंदोलन पर कई पुस्तकें लिख चुके इतिहासकार और लेखक भैरवलाल दास। विद्यार्थी जी ने ही शुक्ल जी से कहा था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे हैं
यदि उनके नेतृत्व में चंपारण के किसान आंदोलन करेंगे तो सफलता निश्चित है। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शुक्ल जी ने गांधी जी से बहुत मनोहार किया। इसके बाद गांधी जी कानपुर आए। विद्यार्थी जी ने ही गांधी जी से चंपारण की स्थिति बताई, क्योंकि प्रताप अखबार में 29 नवंबर 1914 ईस्वी से ही चंपारण की खबर छपने लगी थी। इसी दिन अंधेर शीर्षक से एक दुखी हृदय के नाम से लेख प्रकाशित हुआ। दुखी हृदय और कोई नहीं, पीर मोहम्मद मुनीस थे। पुनः इसी शीर्षक से 13 दिसंबर 1914 एवं 4 जनवरी 1915 को भी लेख छपा। मुनीस एवं हरवंश सहाय प्रताप के चंपारण संवाददाता भी बन चुके थे। यदि उस समय विद्यार्थी का समर्थन और सहयोग इस आंदोलन को नहीं मिलता तो शायद गांधी के प्रथम सफल सत्याग्रह के रूप में यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में दर्ज नहीं हो पाता। जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े, हिंदू व मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया। प्रताप के बारे में जितना कहोगे उतना कम है। वास्तव में ये आजादी के परवानों का प्राण था। ये आजाद भगत सिंह, बटुकेश्वर, राजकुमार सिंह और लाहिड़ी जैसे तमाम गरम दल वाले क्रांतिवीरों का पनाहगार बना रहा। विद्यार्थी और उनके प्रताप के कारनामे अनेक हैं। ऐसे ही कारनामे का एक किस्सा सुना रहे हैं कानपुर इतिहास समिति के महासचिव अनूप कुमार शुक्ल। कानपुर के सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी शिव वर्मा जब सजा पूर्ण करने के बाद जेल से छूटे तो वह जेल से ही गुप्त रूप से छिपा करके शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा को बाहर ले आए। बाहर लाकर उन्होंने उस आत्मकथा को गणेश शंकर विद्यार्थी को सौंपा। गणेश शंकर विद्यार्थी ने बिस्मिल की शहादत के बाद उस आत्मकथा को प्रताप प्रेस कानपुर से प्रकाशित किया। प्रताप प्रेस से प्रकाशित बिस्मिल की आत्मकथा क्रांतिकारियों में जोश भरने के लिए, उद्वेलित करने के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध हुई, जिससे ब्रितानी हुकूमत काफ़ी हैरान परेशान हो गई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगस्त 1920 में लोकमान्य तिलक के निधन पर विद्यार्थी की अगुवाई में फतेहपुर में एक विशाल श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर विद्यार्थी द्वारा जिला फतेहपुर कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई। फतेहपुर जिला कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष अखिलेश पांडेय। तिलक जी हमारे नेता थे। उनको खो देने से देश के अन्य हिस्सों की तरह फतेहपुर को भी अपार कष्ट तो हुआ ही, हमारी क्षति भी हुई। विद्यार्थी जी की जिम्मेदारियां इधर बढ़ती जा रही थीं, तो उन्होंने पार्षद दादा और बाबू वंश गोपाल जी के नेतृत्व में फतेहपुर में कांग्रेस की स्वतंत्र इकाई का गठन तिलक जी की शोक सभा के दिन ही कर दिया। इधर जहां विद्यार्थी देश की राजनीति और पत्रकारिता में प्रवर प्रतिमान रच रहे थे, तो वहीं उनका एक पैर अपने गृह जनपद फतेहपुर में भी जरूर रहता। फतेहपुर के तमाम क्रांतिकारियों से वो नियमित सहयोग लेते और उनका मार्गदर्शन किया करते। कुछ को वो कानपुर बुलाते और देश के दूसरे हिस्सों में भी भेजते। फतेहपुर के कवि गिरजेश गरारा
धरती से अपने अनेक वीर धीर लाए, देश की आजादी माँ जो मन धन हारे थे। बात मर मग की सिखाए दी हो दुनिया का, हिंदू मुस्लिम भेद देश से मिटाते थे। कर्म योग जीवन माया से लपेटाए ली हो, मन आस तन श्वास कर्म में लगाते थे। अंतिम क्षणों तलक विद्या के रथी ही रहे, यही से गणेश विद्यार्थी कहाते थे, यही से गणेश विद्यार्थी कहाते थे। अब तक प्रताप की ख्याति किसानों में हमदर्द अखबार के रूप में दूर दूर तक फैल गई। किसान और अन्य जन विद्यार्थी को प्रताप बाबा कहकर पुकारने लगे थे। 7 जनवरी 1921 उन दिनों अवध में चलने वाले किसान आंदोलन के चरमोत्कर्ष का दिन, मुंशीगंज गोलीकांड त्रासदी का इतिहास में कभी न भुला सकने वाला काला दिन। पंडित मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहर रायबरेली में बहने वाली सई नदी के इस तट पर खड़े हैं। दूसरे तट पर रेल लाइन और सड़क के मध्य सरपत पुंजों से थोड़ा हटकर नदी की लहरियादार रेती में अनेकों किसान अपनी छातियों पर गोलियों की बौछारें सह रहे हैं। थोड़ी ही देर में सई नदी का पानी लहूलुहान हो उठा। लाशें इक्को में लाद कर ठिकाने लगाई जा रही हैं। इन लाशों को जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं देखा था। हाँ, वापसी में मैंने चंद लाशें देखी जो एक तांगे में इकट्ठा बेतरतीबी के साथ पड़ी हुई थीं। यह तांगा बगैर घोड़े के मुंशीगंज पुल के पास खड़ा था। इस मुंशीगंज गोलीकांड की जलियांवाला बाग से तुलना की जाने लगी। हालांकि राजाओं और तालुकदारों के दबाव और धमकियों ने तमाम पत्र पत्रिकाओं की निब को कुंठित कर डाला था, मगर वहीं विद्यार्थी का अखबार प्रताप सूबे के किसानों की आवाज बनकर दहाड़ता रहा। विद्यार्थी ने अपने अखबार के 13 जनवरी 1921 के अंक में डायर शाही ओ डायर शाही नामक शीर्षक से एक संपादकीय प्रकाशित करके इस घटना का साहस और वीरता के साथ प्रकाशन किया। प्रताप के इस ऐतिहासिक संपादकीय से पूरे देश में तहलका मच गया। वरिष्ठ पत्रकार रतिभान त्रिपाठी। मुंशीगंज गोलीकांड के विरोध में देश भर में अनेक जनसभाएं हुई। उस समय सभी संपादकों को एक नोटिस भेजा गया। उसमें उन्हें अपने पत्र में क्षमा याचना करने के लिए कहा गया, लेकिन यह नोटिस जब गणेश शंकर विद्यार्थी को मिला तो उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार करते हुए अदम्य साहस और निर्भीकता का परिचय दिया। इस तरह उन्होंने किसानों के हित में पत्रकारिता का नायाब उदाहरण गढ़ दिया। किसानों का सत्याग्रह बढ़ता ही जा रहा था। इस बार विद्यार्थियों को जेल भी हो गई। इनके साथ जेल में पंडित मोतीलाल नेहरू, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, मैथिली शरण गुप्त और आचार्य कृपलानी भी बंदी थे। श्यामलाल गुप्त पार्षद भी उसी जेल में थे। रिहाई के बाद साल 1923 में पार्षद ने फतेहपुर में एक विशाल प्रादेशिक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन के पहले दिन पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। दूसरे दिन की अध्यक्षता गणेश शंकर विद्यार्थी ने की। इस सार्वजनिक सभा में विद्यार्थी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक ओजस्वी भाषण दिया। फतेहपुर के पत्रकार अमन तिवारी। उस दिन सभा के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे सभा में मौजूद सभी लोगों को बड़ा झटका लगा। पार्षद जी, उनके परिवार के लोग, उनके चाहने वाले, उनके मित्र, सभी को लगा कि अभी तो वो लखनऊ जेल से छूट कर आए थे और तत्काल उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया, जबकि उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था। लोगों में इस बात की चर्चा थी कि अगर जेल में उनको कुछ हो गया तो ये बड़ी दुखद घटना होगी। उन पे राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। विद्यार्थी को सजा से पूर्व माखनलाल चतुर्वेदी समेत उनके कई मित्रों ने उन्हें माफी मांग लेने की सलाह दी, परंतु वीर विद्यार्थी की आत्मा इसके प्रतिकूल थी। इस पड़ाव पर विद्यार्थी की पत्नी
चंद्र प्रकाश देवी के पत्र ने उनके मन को और भी विंध्य सा दृढ़ बना डाला। इस पत्र में उनकी पत्नी ने लिखा था, मैं कर्तव्य करते हुए तुम्हारी मृत्यु भी पसंद करूंगी और इस निश्चय के लिए तुम्हें बधाई देती हूँ। फिर क्या था, विद्यार्थी अपने दुर्बल शरीर के साथ पुनः हंसते हंसते जेल चले गए। अमन तिवारी। गणेश जी की गिरफ्तारी को लेकर उस दौर के सभी अखबारों ने प्रमुखता से खबरें छापी। द लीडर ने लिखा कि गणेश जी का स्वास्थ्य बड़ा खराब बताया जाता है और ऐसी परिस्थितियों में उन्हें राजनीतिक बंदी करार दिया जाना चाहिए, न कि जेल भेज दिया जाना चाहिए। 1 वर्ष की सजा काटकर जेल से विद्यार्थी लौटकर आए तो उनकी काया को देखकर उनके दूत पार्षद का मन एकदम से रुआसा हो गया। प्रियवर, मेरे कारण आपको कठिन कष्ट सहना पड़ा। निर्दय नैनी जेल में 1 साल रहना पड़ा। देखिए टंडन जी, हमारी कांग्रेस ने अपना ये प्रयास तो पूरा कर लिया है। हमारा एक मंच और छांव देने के लिए उसका एक ध्वज तैयार हो गया है। इस ध्वज के तले समाज के लगभग हर वर्ग को इकट्ठा कर देश की आजादी के लिए कदम बढ़ाने का और उन्हें प्रोत्साहन देने का प्रयास भी चल रहा है। बेशक, पर मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। कांग्रेस को अपने इस ध्वज के लिए एक गीत की जरूरत मालूम पड़ रही है। वाह, बहुत ही नेक सुझाव है। परंतु अध्यक्ष जी, इस झंडा गीत का भाव, स्वरूप, पदों की संख्या, भाव प्रवाह और व्यंजना आदि कैसी होनी चाहिए, ये तय करना गंभीरता का विषय होगा। इसकी चिंता हमें क्यों करनी, जब गणेश विद्यार्थी जी स्वयं यहाँ मौजूद हैं। वो ही सब तय करेंगे कि हमारा राष्ट्रीय झंडा गीत कैसा हो। क्यों गणेश जी, कहिए। हाँ विद्यार्थी जी, बताइए। जी, जैसा कांग्रेस आला कमान का आदेश। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर अवस्थी बता रहे हैं, उन्होंने एक ऐसे कवि श्यामलाल गुप्त पार्षद को चुना जो देहाती आदमी है और अपनी जनभाषा में कविता लिखते थे। विद्यार्थी जी ने उन्हें झंडा गीत लिखने को कहा। दायित्व तो बड़ा था, वो घबराए, लेकिन फिर विद्यार्थी जी की प्रेरणा से अपनी कलम से ऐसा झंडा गीत लिखा जो कालज जयी होकर करोड़ों कंठों का अमर स्वर बन गया। इस अमर ध्वज गीत के रचयिता श्यामलाल पार्षद। हरिपुरा कांग्रेस में जब मैं गया और वहाँ पर आखिरी दिन जो झंडा गीत गाया गया, उसमें सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सारे नेताओं ने और कम से कम 50,000 आदमियों की भीड़ में जब गीत गाया गया, मैं बीच में बैठा हुआ गीत सुन रहा था। मेरे पास जगदम्बा प्रसाद हितैषी कवि बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे आह्लादित देख करके पूछा कि इस वक्त तुम्हारे मन में क्या हो रहा है। मैंने कहा, मेरे मन में हो रहा है, मेरा जीवन आज सार्थक हो गया। आज के बाद कोई झंडा गीत न गावे तो भी मैं अपने को कृतार्थ मानूंगा। तब होवे तृणपूर्ण हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विद्यार्थी 1925 में ही कानपुर से यूपी विधानसभा के सदस्य चुन लिए गए। उनकी अभिभूत कर देने वाली नेतृत्व क्षमता का ही परिणाम था कि कांग्रेस पार्टी ने इन्हें साल 1929 में यूनाइटेड प्रोविंस कांग्रेस समिति का अध्यक्ष चुन लिया। लिहाजा इन्होंने विधानसभा से इस्तीफा देकर कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभाल ली। 1 साल के भीतर ही उन्हें गिरफ्तार कर एक बार फिर से जेल में डाल दिया गया। ये उनकी 5वीं जेल यात्रा थी। गांधी इरविन पैक्ट के बाद विद्यार्थी को 9 मार्च 1931 को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद विद्यार्थी की तबीयत बिगड़ती चली गई। उसी में 2 हफ्तों के बाद ही उन्हें एक और धर्मयुद्ध के चक्रव्यूह में कूदना पड़ा।
कानपुर कब्रिस्तान बनने को तैयार था। शहर में दंगे की शक्ल में कोहराम मचा था। गणेश शंकर विद्यार्थी की बेटी विमला विद्यार्थी ने स्पष्ट कहा, ये एक सुनियोजित दंगा था। ब्रिटिश सत्ता का मकसद दो समुदायों में दंगा कराना था और उससे भी अहम चीज विद्यार्थी जी को, जो इस ब्रिटिश सत्ता का आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते थे, सदैव के लिए रास्ते से हटाना था। इतिहासकार डॉक्टर फूल सिंह नरवरिया, शहर में बलवा हो और विद्यार्थी चुप रहें, ऐसा तो संभव नहीं था। ये बलवा करने वाले भी जानते थे। बहुत सारे विद्वानों का मत है कि कानपुर का वो दंगा प्रायोजित था। हुआ वही, दंगा भड़का अथवा भड़काया गया और विद्यार्थी जी इस चक्रव्यूह में फंस गए। 25 मार्च 1931 विद्यार्थी के पैरों में गहरी चोटें, सूखा दुर्बल शरीर और बदन में तीव्र ज्वर होने के बावजूद वो खाली पेट पटकापुर से 50 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में सफल रहे। लगभग 150 स्त्री पुरुष और बच्चों को विद्यार्थी ने बचाया। जिस समय विद्यार्थी बंगाली मुहाल में दंगों को रोकने में व्यस्त थे, उस समय उन्हें भूखे प्यासे देखकर कुछ लोगों ने जल पीने को कहा। गणेश बाबू, आपके होठ बिल्कुल सूख गए हैं। आप ठहरिए, आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए और थोड़ा सुस्ता लीजिए। देखो, जिस मोहल्ले में हमारे भाइयों पर इतना अत्याचार हो रहा है, मैं वहां कदापि पानी नहीं पी सकता। उनके ये शब्द सुनते ही उस व्यक्ति ने अपने भाइयों को खिलाया पिलाया और तब जाकर विद्यार्थी ने वहां पानी पिया, मगर दंगे बढ़ते गए। गणेश शंकर विद्यार्थी बिना कुछ कहे दंगों को रोकने दौड़ पड़े। मिश्री बाजार और मछली बाजार के लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाकर वे चौबे गोला पहुंचे। वहां कुछ ने उन पर और उनके स्वयं सेवकों पर हमला कर दिया। अरे रुको भाई रुको, ये तो अपने गणेश जी हैं। गणेश जी गए जहन्नम में। मारो इन्हें, मारो। हे राम। और इस तरह स्वाधीनता के इस प्रखर पत्रकार ने 25 मार्च 1931 को इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। 27 मार्च को ये पता चला कि अस्पताल में घायलों की कई लाशें हैं। शायद इसमें विद्यार्थी जी की लाश हो। इतिहासकार डॉक्टर महिपाल सिंह माहुर, जब उनके कुर्ते की जेब से कुछ चिट्ठियां मिली जो उनके नाम से संबोधित उनके दूसरे क्रांतिकारी साथियों ने लिखी थी, जिससे ये निश्चय हो गया कि ये लाश गणेश शंकर विद्यार्थी जी की है, जो अब हमारे बीच जीवित नहीं रहे। तू गरीबों का सदा हमदर्द था, हमराज था। आप ही अपने दिली जज्बात की रौ में बहा, जान ही देकर किया पूरा उसे जो कुछ कहा। आज हम सबके लिए तू ए खुदाए इत्तेहाद हो के कुर्बान बन गया है। रहनुमाए इत्तेहाद, रहनुमाए इत्तेहाद। रहनुमाए इत्तेहाद गणेश शंकर विद्यार्थी। क्रांतिकारी पत्रकार और स्वाधीनता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी के व्यक्तित्व और कृतित्व के कुछ प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित ये विशेष रूपक अभी आपने सुना। आलेख अमित राजपूत, वाचन स्वर कनकलता और मनोज माइंडकर, नाट्यांश के स्वर मिलिंद देशपांडे, नोमान शौक, नवोदिता मिश्रा, संगम कैथ, विशाल वर्मा, मुरारी लाल सैनी, पवन सिंह कुशवाहा, धीरज प्रकाश, नवीन के गुप्ता, अभिनय श्रीवास्तव, विनोद, प्रीति प्रभाकर, सुधीर रजौरिया और नीतीश अरोड़ा। प्रस्तुति सहयोग
नवोदिता मिश्रा, प्रस्तुति सहायक धीरज कुमार सोनी और हरदीप सिंह, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।